हेलो ओली, राम जी नेपाली थे, बात तुमने पहले क्यों ना बोली? और ये डेटा कहां से निकाल रहे हो तुम स्लोली स्लोली? राम जी अगर नेपाली थे तो तुमने कभी दशहरे पे रावण जलाया? हमने तो कभी नहीं सुना कि तुमने दिवाली पे घर के बाहर कभी लिखा हो शुभ लाभ, लड़ी लगाई हो, बम फोड़े हो, पोखरा का नाम बदल के पालम कर दें और एवरेस्ट बेस कैंप का दिल्ली कैंट। दुनिया कोरोना की वैक्सीन पे रिसर्च कर रही है और तुम इस बात पर रिसर्च कर रहे हो कि राम जी नेपाली थे कि नहीं, अयोध्या नेपाल में है कि नहीं। नेपाल कह रहा है अयोध्या हमारा है, चीन कह रहा है लद्दाख हमारा है, पाकिस्तान कह रहा है कश्मीर हमारा है। शरीफ आदमी को दुनिया दबाती है। कोई यूं नहीं कहता कि नोएडा हमारा है, गाजियाबाद हमारा है, गुड़गांव हमारा है। हम तो मेरठ मुजफ्फरनगर देने को तैयार हैं, तुम लेने वाले तो बनो। हवा में बातें मत करो मुझसे, फैक्ट्स पे बात करो, फैक्ट्स पे। राम जी अगर नेपाली थे तो वनवास के लिए कहां गए थे? एवरेस्ट। दोबारा मत कह देना किसी से कि राम जी नेपाली थे, वरना इस युग के नल और नील मोदी और अमित शाह एक और पुल बना देंगे नेपाल तक राम राम लिख के। और अमित शाह तो बहुत ही टेढ़ा खिलाड़ी है, वो उस युग के पेपर भी दिखा देगा तुम्हें कि एवरेस्ट इंडिया में था, नीचे वाल्मीकि जी के सिग्नेचर भी होंगे। ओली, दोबारा हमारे भगवानों से कुछ मत कह देना, वरना बैठते उठते पे दर्द होगा। स्लोली स्लोली। कोई फौजी जिसने भारत की सेना की ट्रेनिंग ली है, जिसका वॉर क्राई हर हर महादेव होता हो, वो फौजी हजारों में कभी कोई घटना, कई सालों में ऐसा होता हो कि कोई इनडिसिप्लिन की बात होती हो, 99.99% कोई फौजी अपने मैंडेट से अलग हटके कोई काम नहीं करता। उन्हें वहां साजिशन फंसाया जाता है। वो सारे मुकदमे वापस होने चाहिए, वो सारे मुकदमे उनके ऊपर से समाप्त होने चाहिए, खत्म होने चाहिए। और ऐसी व्यवस्था बनानी चाहिए कि फौज के ऊपर कोई एफआईआर उच्च कंपनी कमांडर जब तक इजाजत नहीं देगा, ये सिविलियन पुलिस को नहीं है जो एफआईआर भी पैसे लेके कई जगह लिखती है, क्योंकि वो पुलिस वाला भी उस नेता के दबाव में है। एक फौजी का एफआईआर एक पुलिस वाला नहीं लिख सकता। यह काम उनके कमांडर के ऊपर छोड़ दिया जाए, क्योंकि वो जिस डिसिप्लिन से आए हैं, अगर कोई फौजी कुछ करेगा तो वो कमांडर उसको छोड़ेगा नहीं। लेकिन राजनीतिक एजेंडे के तहत, निजी द्वेष के कारण, नफरत के कारण आप फौजियों को फंसाते हैं, उनका जीवन बर्बाद करते हैं। यह बंद होना चाहिए। इस देश के फौजियों ने सीमित संसाधनों के बावजूद भी भारत को जीत दिलाई। चाहे वो 65 हो, 65 में भारतीय सेना लाहौर के अंदर हाजी पीर तक चली गई थी, भागा भागा गया था अमेरिका वहां का प्राइम मिनिस्टर। लेकिन हम कैसे लोग हैं कि सत्ता के शीर्ष पे 65 की लड़ाई में जो बहादुर देश का प्रधानमंत्री था, इस देश के एक परिवार ने, गद्दारों ने उस लाल बहादुर शास्त्री का भी सौदा कर लिया। और 65 में जिन लोगों ने भारत की महत्वाकांक्षी प्रधानमंत्री जो थी, जिनका साथ दिया लाल बहादुर शास्त्री की हत्या करके वापस भेजने में, क्योंकि लाल बहादुर शास्त्री ने साफ साफ कह दिया था कि हाजी पीर से सेना जब ही वापस आएगी जब कश्मीर से, पूरा कश्मीर जो पाकिस्तान के नाजायज कब्जे में है, जब तक उसे साफ खाली नहीं किया जाएगा। लेकिन दिल्ली में बैठे हुए कुछ लोगों का एजेंडा ही कुछ और था। जिन लोगों ने मदद की थी, आपने लाल बहादुर शास्त्री की न सिर्फ हत्या हुई, बल्कि 71 में 93,000 फौजी छोड़े ही इसी एजेंडे थे, क्योंकि कुछ लोगों ने, कुछ पाकिस्तानियों ने आपकी मदद लाल बहादुर शास्त्री को समाप्त करने में मदद की थी। उस मदद के रिजल्ट में आपने 93 फौजियों को छेड़ा था। फौजी ने जीत करके आपकी प्लेट में वो विजय रखी, लेकिन आपने अपने राजनीतिक कारणों से उस जीत को हार में बदल दिया। फौज ने कभी इस देश को नीचा नहीं दिखाया। फौज ने कभी सवाल नहीं किया कि आज हमारे पास ये हथियार नहीं था, इसलिए हम हार गए जीत, या हम कमजोर पड़ गए। आज भी अभी हाल की घटना में गलवान वैली के अंदर देखिए ना, 11 से 12, 20, 25 हजार फीट की ऊंचाई के ऊपर जो फौजी लड़ रहा है,
जहां ऑक्सीजन नहीं है, बगैर हथियारों के पीटा। जो बहुत बहादुर बनते थे पूरी दुनिया में, उन्हें हाथों से मार मार के भगा दिया। यह शायद इसलिए मुमकिन हो रहा है कि बड़े सालों के बाद सत्ता के शीर्ष पर कुछ लोग ऐसे बैठे हैं जो सेना को सामने से लीड कर रहे हैं। लेकिन ब्यूरोक्रेसी में बहुत सारे लोग हैं, क्योंकि ब्यूरोक्रेसी परमानेंट है। इसलिए मैंने कहा कि आपने सत्ता बदली है, व्यवस्था अभी नहीं बदली है। व्यवस्था बदलने की लड़ाई है, उस लड़ाई के अंदर बहुत सारे काम होने हैं। ये सैनिकों का साजो सामान, ये सारी प्रक्रिया मुझे लगता है कि सैनिकों के हाथ में जानी चाहिए। और अगर सैनिकों के अंदर भी कोई भ्रष्टाचार करता है तो जो सेना के अंदर सजा होती है वो उनको भी मिलनी चाहिए। लेकिन सैनिकों के मामले में मुझे लगता है कि सैनिक जो रिटायर्ड हैं, जो एक्सपर्ट्स हैं, वो ब्यूरोक्रेट की जगह उन सैनिकों को काम करना चाहिए, क्योंकि उनको मालूम है कि सियाचिन में क्या चाहिए। क्योंकि जो डिफेंस सेक्रेटरी है वो 2 मिनट माइक पे बोलते हैं और फिर चक्कर खा के गिर पड़ते हैं। ऐसे डिफेंस सेक्रेटरी भारत को नहीं चाहिए, जो खेल में भी एक्सपर्ट हैं, जो कॉमर्स में भी एक्सपर्ट हैं और डिफेंस में भी एक्सपर्ट हैं। ये टेम्परेरी डेली वेजेस टाइप की पोस्ट नहीं होनी चाहिए। सैनिकों के बारे में, सैनिकों का पूरा संगठन है। हां, अगर उनके यहां कोई इनडिसिप्लिन होता है वो अब आप उसमें इंटरफियर करिए। लेकिन जो कभी लड़ा नहीं, जो कभी वहां गया नहीं, जिसने न 40 डिग्री माइनस टेम्परेचर पे गया, ना जो 50 डिग्री गर्मी में गया, वो यहां एसी में बैठे बैठे कानून बना रहा है। ये ब्यूरोक्रेसी ने देश को बर्बाद किया है। और ये कौन भी ब्यूरोक्रेसी है? 1947 की आजादी के बाद तो देश की ब्यूरोक्रेसी तो वही थी जो अंग्रेजों के लिए काम कर रही थी। जो सत्ता बदली, आपके व्यवस्था थोड़ी बदली, और वही आपके यहां टेम्परामेंट बना, और वही पार्टियां सत्ता में आई। जैसे अंग्रेज राज करते थे, बांटते थे, वैसे ही उन्होंने भी किया। पहले मजहब के नाम पे एक देश बांटा, और फिर जब देश में कुछ नहीं मिला तो आपने जातियों में बांट दिया, भाषाओं में बांट दिया, इलाकों में बांट दिया, ऊंच नीच में बांट दिया। तो आप तो राज वही अंग्रेजों के अंदाज में कर रहे थे। इसलिए सेना के बारे में भी वही सोच थी। ये वही सोच है जो सुभाष चंद्र बोस के बारे में थी अंग्रेजों की, कि बहादुरों को कमजोर करो और कमजोरों को बहादुर बताओ। क्यों नहीं इस देश के अंदर जनरल जैकब दोबारा पैदा होता? क्यों नहीं सैम मानेकशॉ दोबारा पैदा होता? इसलिए कि बोनो ने इस देश की सत्ता पे बैठ करके बोनो को आगे बढ़ाया। आज सैनिक पेंशन के लिए लड़ेगा। कुछ लोग अपनी तनख्वाह और अपनी पेंशन अपने आप ही संसद में सत्र बुलाते हैं, और तमाम दुनिया जमाने की पार्टियां इधर उधर, ये आइडियोलॉजी, वो आइडियोलॉजी, ये फलाना, लेकिन पेंशन बढ़ाने और अपने भत्ते बढ़ाने में खुद ही अपने आप पास कर लेते हैं। दुनिया में देखा है कहीं आपको? ये कौन लोग हैं जिन्होंने देश को लूटा, जिनके आतंकवादियों से संबंध है, जिनके देश के गद्दारों से संबंध है? वो अपनी तनख्वाह अपने आप ही बढ़ा घटा लेते हैं, वो अपनी सुविधाएं अपने आप ही तय कर लेते हैं। और सैनिकों के बारे में वो फैसला करते हैं कि सैनिक करता क्या है भाई, लड़ाई थोड़ी होती, बॉर्डर पे ही तो है। क्योंकि उनको मालूम है कि सैनिक मजबूत होगा तो राष्ट्र मजबूत होगा, और राष्ट्र मजबूत होगा तो बौने सत्ता पे नहीं आएंगे। तो राष्ट्र को कमजोर करो, राष्ट्रवादी शक्तियों को कमजोर करो, ताकि सत्ता पे बौने बैठे रहें, और बौनों की वजह से हमारा खेल चलता रहेगा। लिहाजा मैं ये मानता हूं कि आप इस किस्म के कार्यक्रम और इस किस्म के संगठनों की, पूरे देश में कौन कौन कहां काम कर रहा है, कैसे काम कर रहा है, किस तरीके से काम कर रहा है। अरे 130 करोड़ लोगों का यह मुल्क है। 130 करोड़ लोग, माना कि हो सकता है 30-35 करोड़ गद्दार हो और उनके लिए राष्ट्र की कोई भावना ना होती हो, वो सिर्फ इस राष्ट्र को अपने इस्तेमाल के लिए सिर्फ जीते हैं।
हो सकता है सैनिकों के मन के लिए उनके मन में कोई किसी किस्म का सम्मान ना हो। क्या कोई ऐसा पोस्ट जिस पे सरकार का कोई नियंत्रण ना हो, रिटायर्ड अच्छे फौजी हैं, वो सब मिले, उसमें कुछ सिविलियन भी मिले? क्या देश में 100 करोड़ लोगों में अगर 50 करोड़ लोग भी 50 करोड़ लोग भी सिर्फ 1 रुपया हर महीने दें, 1 रुपया, 50 करोड़ लोग 1 रुपया दें, 1 महीने में 1 रुपया, तो 1 महीने में आपके पास 50 करोड़ रुपया होगा। साल भर के बाद आपकी स्थिति क्या होगी कि आप न सरकारों पे भरोसा आश्रित होंगे, न किसी से आपको मांगना पड़ेगा। आप मुहिम चलाइए। आज की डेट में 1 रुपया तो फकीर भी नहीं लेता, लेकिन 1 रुपये लेने के पीछे यह है कि आप जन जन को जोड़ पाएंगे और आपके पास इतना फंड होगा कि हजारों माएं जिनके 3 पुत्र हैं वो ये कहती हैं कि अभी तो 1 शहीद हुआ है, 2 बचे हैं। लेकिन हमें फौज में जो सैनिक नहीं जा रहे हैं, अब फौजी नहीं कोई बनना चाहता, इसलिए उन्हें प्रेरित करने के लिए जब यह पता चलेगा कि उनके जाने के पीछे उनके परिवार की जिम्मेदारी, उनके बच्चों की जिम्मेदारी, उनकी बीवी की, उनकी बहन की जिम्मेदारी तमाम राष्ट्रवादियों ने उठा रखी है, तो 50 करोड़ का 1 महीने में जो कलेक्शन होगा, आप देश में तय करें कि किस परिवार की क्या आवश्यकता है, सिर्फ आप उसको पूरा करना शुरू कर दें, देश के अंदर मैसेज जाएगा। आपके सैनिकों के प्रति सम्मान बढ़ेगा और जो गद्दार पीछे से पत्थर मारेंगे उन्हें आप जैसे लोगों का संगठन मार मार के समाप्त कर देगा।